2000 के बाद स्पेस रेस का एक नया दौर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन मिशंस और डिस्कवरीज की रफ्तार और तेज हो गई थी। नासा, ईएसए और नई स्पेस एजेंसीज जैसे इसरो और स्पेस एक्स भी रेस में आने लगे थे। ये दौर सिर्फ कंपटीशन का नहीं, कोलैबोरेशन और इनोवेशन का भी था। साइंस को नए टूल्स मिले और स्पेस को समझने का नजरिया बदल गया। लेट्स जंप बैक टू आवर फर्स्ट मिशन। नासा ने इस नए दौर का आगाज किया एक एम्बिशियस मिशन के साथ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। और इसी बीच एक मिशन ने दुनिया को झकझोर के रख दिया, स्पेस शटल कोलंबिया। Since the shuttle disaster and Shuttle Columbia worked well. Shuttle Columbia was just about to finish. Columbia Space Shuttle to land. It's a piece of the Space Shuttle Columbia. स्पेस शटल कोलंबिया का मिशन 2003 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन में 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करना। स्पेस में 16 दिन पूरे करने के बाद कोलंबिया ने 2 फरवरी 2003 को अर्थ पर वापस आने की प्रोसेस शुरू की, लेकिन री एंट्री के दौरान लेफ्ट विंग के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में डैमेज था, जो लॉन्च के वक्त फोम इंसुलेशन के टकराने से हुआ था। री एंट्री के वक्त हाई टेम्परेचर्स ने शटल का स्ट्रक्चर कमजोर कर दिया और शटल टूट गई। इस हादसे के बाद नासा ने शटल फ्लाइट्स को टेम्परेरीली रोक दिया और इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट किए गए। 2003 के कोलंबिया डिजास्टर के बाद आज तक ऐसा कोई हादसा देखने को नहीं मिला है, चाहे वो सोयूज मिशन हो या स्पेस एक्स का ड्रैगन मॉड्यूल, सब बिल्कुल सेफ रहे हैं। हाल ही में इसी ड्रैगन मॉड्यूल की वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इतने महीनों के बाद अर्थ पर वापस आए। फिर 2003 में नासा ने 2 ट्विन रोवर्स को मार्स पर भेजा, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। 2008 में इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान-1। यह मिशन लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान-1 का मकसद था मून का 3D मैप तैयार करना, उसके सरफेस की कॉम्पोजिशन समझना और सबसे इंपॉर्टेंट, मून पर पानी के मॉलिक्यूल्स ढूंढना। इस स्पेसक्राफ्ट ने टोटल 11 इंस्ट्रूमेंट्स कैरी किए थे, जिसमें नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरे देशों के पेलोड्स भी शामिल थे। एक स्पेशल पेलोड था मून इंपैक्ट प्रोब, जो चंद्रयान से अलग हुआ और डायरेक्टली मून के सरफेस पर टकराया। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान चंद्रयान ने मून के पोल्स पर पानी के मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए, जो दुनिया के लिए एक बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था। यह मिशन ओरिजिनली 2 इयर्स के लिए प्लान हुआ था, लेकिन अप्रॉक्स 10 महीने में ही चंद्रयान-1 का कॉन्टैक्ट इसरो से टूट गया। फिर भी मिशन को सक्सेसफुल माना गया, क्योंकि इसने अपने मेजर साइंटिफिक गोल्स कंप्लीट कर दिए थे और इंडिया को ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के मैप पर एस्टैब्लिश कर दिया। 6 मार्च 2009 को नासा के डेल्टा 2 रॉकेट से केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। इसका मकसद था दूसरे स्टार्स के अराउंड घूमते प्लैनेट्स, यानी एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करना, और स्पेशली ऐसे प्लैनेट्स जो अर्थ जैसे हो सकते हैं, जिनमें लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस हो। केपलर टेलीस्कोप एक टेक्निक का इस्तेमाल करता था जिसे कहते हैं ट्रांजिट मेथड। ये एक स्टार की लाइट में हल्का सा डिप डिटेक्ट करता था जब कोई प्लैनेट उसके सामने से गुजरता था। मिशन के दौरान केपलर ने ओवर 2600 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए और उनमें से कई हैबिटेबल जोन में थे, यानी जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये टेलीस्कोप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर एक स्पेशल ऑर्बिट में रखा गया था ताकि स्टेबल ऑब्जर्वेशंस हो सके। केपलर ऑफिशियली अक्टूबर 2018 में रिटायर हुआ, लेकिन उसने एस्ट्रोनॉमी का पूरा व्यू बदल दिया और पहली बार दुनिया को बताया कि हमारी गैलेक्सी में प्लैनेट्स बहुत कॉमन है। इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, जो लॉन्च हुआ 5 नवंबर 2013 को,
PSLV C-25 रॉकेट के जरिए यह मिशन डिजाइन किया गया था मार्स के एटमॉस्फेयर और उसकी सरफेस और मिनरल कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए, और एक ही बार में प्लैनेट के ऑर्बिट तक पहुंचने का टारगेट था। मंगलयान ने मल्टीपल अर्थ ऑर्बिट्स कंप्लीट किए और फिर 24 सितंबर 2014 को सक्सेसफुली मार्स ऑर्बिट में एंटर कर गया। ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि इसरो बनी पहली एशियन स्पेस एजेंसी जो मार्स ऑर्बिट तक पहुंची, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मिशन का टोटल बजट था अप्रॉक्स $73 मिलियन, जो दुनिया के सबसे कम बजट मार्स मिशंस में से एक माना गया। कॉमेट तक पहुंचने वाली पहली स्पेसक्राफ्ट, जिसे रोसेटा भी कहा जाता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक एम्बिशियस मिशन था जो लॉन्च हुआ 2 मार्च 2004 को, और इसका टारगेट था कॉमेट 67P, जिसे चुरियुमोव-गेरासिमेंको भी कहा जाता है। इसका मकसद था एक कॉमेट को क्लोज रेंज से स्टडी करना, उसकी कॉम्पोजिशन, एक्टिविटी और सरफेस प्रॉपर्टीज को समझना। रोसेटा ने अपनी जर्नी में कई ग्रेविटी असिस्ट्स लिए, अर्थ और मार्स के पास से गुजरते हुए, ताकि वो रिक्वायर्ड स्पीड तक पहुंच सके। 10 इयर्स बाद रोसेटा पहुंचा कॉमेट के पास और 6 अगस्त 2014 को सक्सेसफुली कॉमेट के ऑर्बिट में एंटर हो गया। ये काम पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने किया था। सबसे बड़ा मोमेंट था 12 नवंबर 2014, जब रोसेटा ने अपना लैंड फिलाई रिलीज किया, जो डायरेक्टली कॉमेट के सरफेस पर लैंड हुआ। फिलाई की लैंडिंग थोड़ी रफ थी, लेकिन उसने वैल्यूएबल डेटा भेजा, और रोसेटा ने भी ऑर्बिट से कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस की। यह मिशन हमें कॉमेट्स के फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम के ओरिजिन को समझने में मदद करता है। रोसेटा को ऑफिशियली 30 सितंबर 2016 को कॉमेट के सरफेस पर डेलिबरेटली क्रैश करवाकर एंड किया गया। न्यू होराइजन्स, नासा का एक डीप स्पेस मिशन जो लॉन्च हुआ 19 जनवरी 2006 को एटलास वी रॉकेट के जरिए। इसका प्राइमरी टारगेट था प्लूटो और उसके मून्स का क्लोज-अप ऑब्जर्वेशन करना। पहले प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था, लेकिन न्यू होराइजन्स के लॉन्च के बाद ही उसे ड्वार्फ प्लैनेट क्लासिफाई कर दिया गया। न्यू होराइजन्स ने जुपिटर का ग्रेविटी असिस्ट लिया, और लगभग 9 साल बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा। ये इवेंट था प्लूटो फ्लाईबाय। इस फ्लाईबाय में स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजी, उसके एटमॉस्फेयर, सरफेस और मून्स का डिटेल्ड डेटा कलेक्ट किया। यह पहली बार था जब प्लूटो को इतने पास से देखा गया, और यह मिशन ने दिखाया कि प्लूटो सिर्फ एक आइस बॉल ही नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक वर्ल्ड है। फ्लाईबाय के बाद न्यू होराइजन्स ने अपनी यात्रा जारी रखी और 2019 में एक और ऑब्जेक्ट की स्टडी की। अरोकोट नामी कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को भी फ्लाईबाय किया। आज भी न्यू होराइजन्स डीप स्पेस में है और सोलर सिस्टम के किनारे तक डेटा भेज रहा है। जुनो नासा का एक स्पेस मिशन है जो लॉन्च हुआ 5 अगस्त 2011 को एटलास वी रॉकेट के जरिए। इसका प्राइमरी गोल था जुपिटर के स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर को समझना, ताकि सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में इंसाइट्स मिल सके। जूनो ने 5 जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में एंट्री की, और यह पहला मिशन था जो प्लैनेट के पोल्स के ऊपर से फ्लाई करता था। जूनो एक स्पेशल एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑपरेट करता है, जिससे वो प्लैनेट की रेडिएशन बेल्ट से बचता है और क्लोज पासेस में डेटा कलेक्ट करता है। इस स्पेसक्राफ्ट के पास हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मैग्नेटोमीटर्स, रेडियोमीटर्स और ग्रेविटी साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, जो जुपिटर के अंदर के स्ट्रक्चर और ऑरोरास का एनालिसिस करते हैं। जूनो ने दिखाया कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है, और उसकी एटमॉस्फेयर में जाइंट स्टॉर्म्स लगातार एक्टिव रहते हैं, जैसे ग्रेट रेड स्पॉट। ये मिशन ओरिजिनली 2022 तक था, लेकिन अब 2025 तक एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट अब भी फुली फंक्शनल है। जूनो अब जुपिटर के मून्स जैसे गैनीमेड, यूरोपा और आयो को भी ऑब्जर्व कर रहा है और उनके फ्यूचर मिशंस के लिए ग्राउंड वर्क रेडी कर रहा है। टेस,
यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जो लॉन्च हुआ 18 अप्रैल 2018 को स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए। इस मिशन को डिजाइन किया गया था एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ऐसे प्लैनेट्स जो दूसरे तारों के चारों ओर घूम रहे हों। टेस्ट काम करता है ट्रांजिट मेथड से, उससे मेजर करके प्लैनेट डिटेक्ट किया जाता है। ये टेलीस्कोप आसमान के 85% एरिया को स्कैन करता है और खास तौर पर उन तारों को टारगेट करता है जो अर्थ के रिलेटिवली पास है। टेस्ट का गोल है थाउजेंड्स एक्सोप्लैनेट्स ढूंढना, जिनमें कुछ अर्थ जैसे प्लैनेट भी शामिल हों और जिनमें जीवन के लिए सूटेबल कंडीशंस हो सकती है। ये मिशन अब तक कई नए प्लैनेटरी सिस्टम्स खोज चुका है और फ्यूचर मिशंस जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए प्रॉमिसिंग टारगेट्स आइडेंटिफाई करता है। टेस्ट का डेटा पब्लिक होता है, जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एनालाइज करके नई खोजें करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, शॉर्ट में JWST, नासा का एक रेवोल्यूशनरी मिशन है जो लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2021 को एरियान 5 रॉकेट के जरिए। JWST का मेन गोल है डीप स्पेस का स्टडी करना और यूनिवर्स की अर्ली स्टेजेस को समझना। ये टेलीस्कोप डिजाइन किया गया है इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए। JWST का प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर्स का है, जो हबल से 3 टाइम्स बिगर है। इसका साइज और इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज के कारण ये टेलीस्कोप हमारे गैलेक्सी के अंदर और बाहर के ओल्डेस्ट गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में डेटा गैदर करता है। इस टेलीस्कोप की लोकेशन लाग्रांज पॉइंट 2 पे है, जो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ये यूनिक लोकेशन JWST को अपनी ऑब्जर्वेशंस में अनइंटरप्टेड क्लैरिटी देती है और ये अर्थ के एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस से बचने में भी मदद करती है। JWST ने हबल से भी पुराने और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने का काम किया है, जैसे फर्स्ट गैलेक्सीज जो बिग बैंग के बाद फॉर्म हुई थी। एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी भी JWST का एक की गोल है। वो एटमॉस्फेयर और सरफेस कंडीशंस को एनालाइज कर रहा है ताकि हम लाइफ के लिए सूटेबल प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा जान सके। JWST का डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका सनशील्ड सोलर रेडिएशन से टेलीस्कोप को बचाता है और उसकी एक्सट्रीम कूलिंग सिस्टम उसे -233 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करती है। अब तक JWST ने काफी प्रॉमिसिंग डेटा भेजा है और फ्यूचर में इससे हम डार्क मैटर, ब्लैक होल्स और एक्सोप्लैनेट्स के बारे में और अच्छे से जान सकेंगे। आर्टेमिस 1 नासा का एक मेजर टेस्ट मिशन था जो लॉन्च हुआ 16 नवंबर 2022 को। स्पेस लॉन्च सिस्टम से, जिसे SLS भी कहा जाता है, यह रॉकेट अब तक का नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट है। यह मिशन अनक्रूड था, यानी इसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था। इसका पर्पस था स्पेसक्राफ्ट और सिस्टम्स का रियल कंडीशंस में टेस्ट करना, ताकि फ्यूचर क्रूड मिशंस के लिए रास्ता तैयार हो। इस मिशन में नासा ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट का ट्रायल किया, जो फ्यूचर में ह्यूमंस को मून तक ले जाएगा। ओरियन ने अर्थ से लॉन्च के बाद डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में ट्रैवल किया और वहां कुछ दिन ऑर्बिट में रहा। फिर उसने मून के पीछे से फ्लाई बाय किया और लगभग 25 डेज के बाद अर्थ पर सेफली रिटर्न किया। यह स्प्लैश डाउन हुआ पैसिफिक ओशन में। आर्टेमिस 1 ने प्रूव कर दिया कि SLS रॉकेट, ओरियन कैप्सूल और नेविगेशन सिस्टम्स मून मिशन के लिए रेडी है। चंद्रयान 3 इंडिया का एक जबरदस्त मिशन था जो लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। इस बार इसरो का टारगेट क्लियर था, मून के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करना। पिछली बार यानी चंद्रयान 2 में लैंडर क्रैश हो गया था, लेकिन इस बार पूरा फोकस सिर्फ लैंडर और रोवर पर था। ऑर्बिटर की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी मून के ऑर्बिट में काम कर रहा था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। विक्रम ने फाइनली 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इंडिया बन गया दुनिया का पहला देश जो वहां सक्सेसफुली लैंड हुआ। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और मून की मिट्टी, पत्थर और सरफेस का टेस्ट किया। ये दोनों लैंडर और रोवर मून पर 14 डेज तक काम कर पाए।
क्योंकि मून पर एक दिन मतलब 14 अर्थ डेज होता है। फिर मून पर रात हो गई। टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिसके बाद सिस्टम बंद हो गया। लेकिन उससे पहले तक इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट डेटा भेज दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एरो साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।